जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जितने भी मेरे भाई नेवी एसएसआर के कैंडिडेट हैं उनके लिए साइंस और रीजनिंग का जो अपन ने प्रैक्टिस सेट चालू किया है, ये लगभग डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। और ये बेटेज आपके एग्जाम के हिसाब से ही रखा गया है, जहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा शेयर जरूर करना है और उस हर एक बच्चे तक पहुँचाना है जिसका सपना नेवी एसएसआर को ज्वाइन करना है। ठीक है, बिल्कुल ये सारे बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से बनाए गए क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए कि जब 10 प्रैक्टिस सेट को खंगालते हैं तब जाके ऐसे प्रैक्टिस सेट तैयार होते हैं, तो मेहनत लगती है इस प्रैक्टिस सेट को बनाने में। और एकदम प्योर कंटेंट है, बिल्कुल बिना किसी एरर के। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर और क्वेश्चन को इम्प्रूव करना है, बिल्कुल अपन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, ऑक्टोपस बिलोंग टू द फाइलम। ऑक्टोपस किस फाइलम के अंतर्गत आता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, बेटा ये किंगडम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? किंगडम से रिलेटेड है। ठीक है, यानी जब अपन जंतु जगत पढ़ते हो ना, जंतु जगत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। आपसे पूछा ये जाएगा कि सर जो ऑक्टोपस होता है ये किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है, यानी किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है। तो फाइलम की अगर बात करें तो ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। किस फाइलम से बिलोंग करता है? मोलस्का फाइलम से। लेकिन आंसर केवल एक होने के साथ साथ यहाँ से एक दो क्वेश्चन और याद रखना। ऑक्टोपस में ना लेग पूछे जाते हैं, बेटा कितने लेग होते हैं, पैर होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको कितने 8 पैर बना के आना है कि सर इसमें कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। साथ ही साथ ऑक्टोपस का ब्लड अगर आपसे पूछे किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, यानी कि नीले रंग का होता है। किसके कारण होता है नीला रंग का? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, जैसे हमारा ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण अगर हमारा खून लाल होता है, वैसे ही ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण। और साथ ही साथ ऑक्टोपस के अगर पैर पूछा जाए तो 8 होता है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मेडुला ऑब्लिंगाटा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगाटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? एक्चुअली में ना ये सबसे पश्च वाले ब्रेन का, जो पश्च मस्तिष्क जिसको कहा जाता है, वहाँ पर आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। मेडुला ऑब्लिंगाटा देखने के लिए मिलेगा, पोन्स वेरोलाई देखने के लिए मिलेगा और एक सेरिबेलम देखने के लिए मिलेगा। तो ये ब्रेन से रिलेटेड है, यानी ये किसका पार्ट होता है? दोस्त आप बिल्कुल बिना सोचे समझे क्या लगा के आना? मस्तिष्क लगा के आना है। जरूरी नहीं है कि आपसे केवल क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है। ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो बच्चा, आपको याद क्या रखना है, ब्रेन की आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? ब्रेन की अगर आउटर लेयर अगर आपसे पूछी जाती है, बाहरी परत, आप ब्रेन की बाहरी परत, मस्तिष्क की बाहरी परत को कहा जाता है मेनिंजस। इसके बाहरी परत को क्या कहा जाएगा? मेनिंजस कहा जाता है। तो भैया ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखे रहना। ठीक है, इसमें कभी सूजन आ जाती है तो एक बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस। कभी बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है तो उसमें सूजन आ जाती है इस लेयर में, तो इसको मेनिंजाइटिस बीमारी कहा जाता है, जिसको अपन जनरली तौर पे कॉमा बोल दिया जाता है। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। अब जो प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन है इसको थोड़ा अपन फास्ट करेंगे, बाकी इसको बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि ब्रेन से रिलेटेड कितनी चीज़ें हो सकती हैं। जब अपन डेली प्रैक्टिस सेट ऐसे करेंगे तो उसमें ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर भी बाकी जानकारियाँ अपन कंसिडर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक प्लेस इन। प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? सभी को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये पत्तियों में मैक्सिमम होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है पत्तियों के अलावा कहीं नहीं होता, होता है, बट मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप लीफ लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? लीफ, यानी कि पत्तियां लगा के आओगे। अब सुनो, फोटोसिंथेसिस के लिए आइडियल टेम्परेचर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 यानी 35 डिग्री सेल्सियस तक। सर पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी सेल में होता है, पत्तियों की कौन सी कोशिकाओं में होता है? आप बताओगे कि मीजोफिल कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में होता है? मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। ये बात ध्यान रखना। किस कलर में मैक्सिमम होता है? अगर पूछे मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस कलर में होता है, तो बेटा एक तो रेड लगाना, अगर रेड ना मिले तो फिर ब्लू लगाना। और अगर पूछे कि मिनिमम प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो मिनिमम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है दोस्त ग्रीन कलर में। अब कई लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्रीन कलर में मैक्सिमम होता है। नहीं भाई,
प्लांट के पास ग्रीन कलर है ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर दिया इसलिए हमें ग्रीन दिख रहे हैं। बाकी ग्रीन कलर में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम, सबसे ज़्यादा पूछे तो रेड या ब्लू कलर में होता है। ये डेफिनेटली पॉइंट बनता है। आगे देखो, अगर आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो प्रोडक्ट में याद रखना है C6H12 और O6। या तो ग्लूकोज बोल दो या फिर ग्रुप ऑफ ग्लूकोज या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जोड़ के स्टार्च बन जाते हैं, तो स्टार्च भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, स्टार्च बोल सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे अगला, बाई प्रोडक्ट पूछे कि भाई प्रकाश संश्लेषण में बाई प्रोडक्ट कौन सा बनता है, इसके अलावा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनता है। और प्लांट क्या बनाता है बच्चा, ऑक्सीजन बनाता है। एकदम सिंपल सी चीज़ है। प्रकाश संश्लेषण सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, साथ में क्लोरोफिल भी रहता है, और क्लोरोफिल के साथ यहाँ पर एक मेटल काम करती है, ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम। कभी पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी मेटल काम करती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, मैक्सिमम पत्तियों में, कौन सी सेल में, मेसोफिल कोशिकाओं में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है विच इज यूज्ड इन लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है ना, मतलब ऐसी गैस अगर वो सूंघने पर हमको हंसी आती है, हंसी आती रहती है, उसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल सी, इसे क्या बोला जाएगा दोस्त, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। अच्छा, कभी कभी जब गैस का नाम ही आया है तो एक दो और, कभी आपसे पूछा जाएगा कि सर मार्स गैस किसे कहा जाता है, मार्स गैस किसे कहा जाता है, जल्दी से बोलो, मार्स गैस किसे कहा जाता है, ठीक है। गोबर गैस से जो मीथेन गैस बनती है ना, मेथेनोकोकस बैक्टीरिया बनाता है, कौन सी गैस, मीथेन गैस। इस मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या होता है, मार्स गैस। ये अच्छा पॉइंट है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर इसको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, किसने की थी, ल्यूवेनहॉक साहब ने। किसने की थी दोस्त, ल्यूवेनहॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहीं तक इनकी कहानी समाप्त नहीं होती, सुनो। इस बंदे ने और किस चीज़ की खोज की थी, सबसे पहले देखो इसकी डिस्कवरी, इसी ने स्पर्म सेल को खोजा था, शुक्राणु कोशिकाओं को। स्पर्म जो होता है ना मेल के अंदर, स्पर्म सेल, ये भी इसी ने खोजा था। सर इसी ने बैक्टीरिया को भी खोजा था, यानी कि इसी ने जीवाणु की भी डिस्कवरी की थी। सर इसी ने लिविंग सेल यानी कि जिंदा कोशिका की भी खोज की थी, लिविंग सेल यानी कि जिंदा कोशिका की भी इसी ने खोज की थी। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो भाई साहब इसने प्रोटोजोआ को भी खोजा था। किसको खोजा था, प्रोटोजोआ को भी। अच्छा, इसी बंदे ने आगे चल के थोड़ा सा चलेंगे तो बच्चे आरबीसी की भी खोज इसी ने की थी, रेड ब्लड सेल की भी खोज करने वाला यही था। और चलो मसल्स सेल की भी खोज इसी बंदे ने की थी, मांसपेशियों की भी खोज इसी ने की थी, मांसपेशियों सेल की खोज भी इसी ने की थी। बाकी ऑप्शन पे अगर मैं बात करूं, हुगो डिब्रीज ने किसकी खोज की थी, म्यूटेशन की। म्यूटेशन हिंदी में बोला जाता है परिवर्तन। तो अगर पूछे फादर ऑफ म्यूटेशन, है ना, ठीक है, परिवर्तन भी बोला जाता है, उत्परिवर्तन भी बोला जाता है। परिवर्तन की जगह अगर उत्परिवर्तन भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाओ। रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी, बताइए किसको नहीं पता, ये तो बचपन से पढ़ते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। भाई विटामिन से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आ जाओ भाई। अगर विटामिन के से पूछे तो भैया यहाँ पर क्या होता है, डू नॉट ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का सही तरीके से नहीं जमेगा, डू नॉट ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का सही नहीं जमेगा अगर विटामिन के की कमी हो जाए। सर विटामिन B2 की कमी हो जाए, जल्दी से बताओ, पैलेग्रा डिसीज होती है, पैलेग्रा, तो इसको भी छोड़ दो। विटामिन C की कमी से होती है स्कर्वी, विटामिन C की कमी से कौन होती है, स्कर्वी होती है। तो भैया अगर पूछा जाता है कि स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगी, विटामिन C की डेफिशिएंसी से होगी। आप लिख के चलिए, विटामिन C की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है बॉडी में तो स्कर्वी हो जाता है, क्या हो जाता है, स्कर्वी। आगे चलेंगे, विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाएगा मेरे दोस्त, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अच्छा थोड़ा सा और चलेंगे तो कभी कभी इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर ये बताओ विटामिन D कम हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। सर रिकेट से लिख के आना, क्या लिख के आओगे, रिकेट से लिख के आओगे। विटामिन E कम हो जाए मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिए, विटामिन कौन सा, E कम हो जाए तो क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, एंटी स्टेरिलिटी, इसीलिए तो इसको कहा जाता है। चलो थोड़ा सा और देखोगे कि त्वचा में झुर्रियाँ, रिंकल्ड पड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिंकल्ड ऑन स्किन, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, त्वचा में क्या हो जाएंगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए
नेक्स्ट चलेंगे, अगला आ जाओ, क्या लिखा है, अरेकस सपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, देखो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आ जाता है, साइंटिफिक नेम है क्या पहले सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ मैंगो को मैंगो बोल रहे हैं या आम बोल रहे हैं जनरली तौर पे, अगर आप यहाँ से चाइना चले जाते हो, मान लीजिए उनको इंग्लिश नहीं आती कि मैंगो को मैंगो बोलना है, तो वो मैंगो को क्या बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, और हमारे लिए इंसानों के लिए जनरली तौर पे साइंटिफिक नेम यूज़ बोला जाता है। प्लांट के लिए इसको बॉटेनिकल नेम बोलते हैं, तो अगर इसका सही मायने में देखा जाए तो इसको बॉटेनिकल नेम लिखना था, कि इसका साइंटिफिक नेम ना लिख के बॉटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, या वानस्पतिक नाम उसी को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल ये चीकू का है, नो डाउट। किसका है दोस्त, ये चीकू का है, किसका है, चीकू का। अब 2-3 का और लिख लो भैया। कभी मैंगो का पूछे कि भाई मैंगो का कौन सा होता है, तो मैंगो का लिखना है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। एक बहुत अच्छे से, एक तो ये पॉइंट याद रख लो बच्चे। अगर तू दूसरा पेडी का पूछे, धान का, चलो जल्दी से बताओ, धान का अगर किसी को भी पता है, ओराइजा सटाइवा, क्या होता है, ओराइजा सटाइवा होता है, ये आपको धान का याद रखना है। गेहूं का अगर पूछे, वीट का, कि सर वीट का क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। ये बात आप लिख के चलो, ठीक है, ये आपको 2-3 याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय डज नॉट कंटेन द मेटल। बेटा ये पूछा है कि जर्मन सिल्वर के अंदर एक मिश्र धातु है जिसमें कौन सी धातु शामिल नहीं है। देखो नाम भले जर्मन सिल्वर है, यानी कि भले इसमें सिल्वर लिखा हुआ है, बट सिल्वर एब्सेंट होता है, इसके अंदर बिल्कुल सिल्वर नहीं होता। तांबा 60% होता है, जिंक 20% होता है, और निकल भी 20% होता है। ये बात गलत है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होगा, बिल्कुल नहीं है, नाम है, इसी वजह से तो ये क्वेश्चन देता है बार बार कन्फ्यूज़ करने के लिए। अगला आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स अ ब्लू कलर टू ग्लास। निम्नलिखित में से कौन कांच को एक नीला रंग देता है। कांच को नीला रंग देने का काम कोबाल्ट ऑक्साइड का है। जब आप ग्लास पढ़ोगे ना कांच, तो वहाँ पर कांच को रंग देने के लिए ना मेटल ऑक्साइड होती हैं। देखो सारे मेटल ऑक्साइड लिखी हैं, सारी क्या लिखी है, मेटल ऑक्साइड लिखी हैं। तो अगर कभी पूछे कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये मेटल ऑक्साइड ही है, ये कैसा कलर देती है कांच को, तो बता दीजिएगा कौन सा कलर देगी, नीला रंग। अगर कॉपर ऑक्साइड का पूछे तो बेटा ये रेड कलर देगा। ये कैसा कलर देगा, कांच को लाल रंग। तो जो लाल रंग के कांच होते हैं उसमें कॉपर ऑक्साइड है, और जो ब्लू कलर के हैं उसमें कौन सा है, कोबाल्ट ऑक्साइड है। ये कंफ्यूज नहीं होना। चलिए क्वेश्चन 10 में आ जाओ, हु इज द डिस्कवर ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। पेंसिलिन क्या है बच्चों, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। और पहली एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सर किसके द्वारा, सर जी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये बात ध्यान से सुनिएगा। और ये पेंसिलिन फंगस से निकाली जाती है। किससे बनाई गई थी, फंगस यानी कि कवक से बनाई गई थी। बताइए कहाँ दिक्कत है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, प्यारे से क्वेश्चन है। लिखा है ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स इज द प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड यानी जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। बचपन से रटा दिया गया है कि 24 कैरेट है, होता भी वही है भैया। जो 24 कैरेट का सोना है ये प्योर गोल्ड है, और इससे ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बिल्कुल नहीं बन सकती है। और इससे ज्वेलरी बनाने के लिए इस प्योर गोल्ड में या तो कॉपर मिलाएंगे, या सिल्वर मिलाएंगे, या एल्यूमिनियम मिलाएंगे। जनरली तौर पे ये 2 सबसे ज़्यादा मिलाए जाते हैं, ठीक है। तुमने सुना होगा सर 20 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना और 24 कैरेट। 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है, और उसको अपन गोल्ड का क्या नहीं बना सकते, ऑर्नामेंट, यानी कि अपन उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो फिर बनाने के लिए, क्योंकि इतना प्योर होता है कि बन ही नहीं सकता, तब उस कंडीशन में उसमें क्या मिला देते हैं, या तो सिल्वर या कॉपर, ठीक है। आगे आ जाओ, गोल्ड का सिंबल पूछे तो भैया AU होता है, ये बात ध्यान रखना है। ये चांदी है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट ऑफ बॉडी। गठिया के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निफिक्स के कारण होता है। देखो गठिया एक ऐसी बीमारी है जो जब हमारी किडनी यूरिक एसिड को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर रिमूव आउट ना कर पाएँ, तब उस कंडीशन में बॉडी में यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और ये हड्डियों के बीच में जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण गठिया हो जाता है। तो आंसर क्या लिखना है भैया, यूरिक एसिड। सर यूरिया को NH2CO NH2 NH2CO NH2
और यूरिया का ये तो फॉर्मूला हो गया। यूरिया पहला ऐसा पदार्थ है जिसको लैब में बनाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यूरिया से भी क्वेश्चन आ सकता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पूछा जा सकता है 46%, हालांकि 46.9 ऐसा कुछ या 46.6 ऐसा कुछ होता है, तो 47 भी अगर लिखा हो ऑप्शन में तो भी आप लगा सकते हो। आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। केचुए द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? भैया केचुआ खाद, केचुए से केचुआ खाद, केचुआ खाद को वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। बताइए कहाँ दिक्कत थी? एकदम सिंपल से पॉइंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, ना ही फर्टिलाइज़र डालेंगे, ना ही उसमें इंसेक्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड, ना बीडीसाइड, कुछ भी नहीं डालेंगे, प्योर गोबर की खाद डालेंगे बस उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। हाँ जी, कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है जो फंगस से निकाली जाती है? अभी बताया था सर, पहली एंटीबायोटिक्स थी, क्या नाम था? पेनिसिलिन नाम था। क्या नाम था? पेनिसिलिन। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बात अभी तो अपन ने पढ़ी थी, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन हो जाएगा, जो फंगस यानी कवक के द्वारा निकाली जाती है, कवक से निकाली जाती है। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोहन ड्राइव 15 किलोमीटर टू द west from the house, then turn to left and drove 20 kilometer. He turns east and drive 25 kilometer and finally turning left cover 20 किलोमीटर। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द हाउस? देखो सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जब भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ना डायरेक्शन याद होना जरूरी है। सर ऐसे देखो, ये ईस्ट है यानी पूर्व है, ये वेस्ट है यानी पश्चिम, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये बेटा नॉर्थ ईस्ट है, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। सर राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनना। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और ये मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो अब डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे। राइट मुड़ने का मतलब होता है जैसे घड़ी चल जाती है 90 डिग्री चल रहा है, और लेफ्ट का मतलब जैसे घड़ी उल्टी चलती है उसका 90 डिग्री चल रहा है। देखो समझो, इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटा यहाँ से उठा के इधर लग लेते हैं। क्लियर है ना? चलो, इसमें लिखा है सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से चलना शुरू करता है। यहाँ से सोहन ने 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। सर पश्चिम यहाँ होता है, अब वो इधर आ गया पश्चिम में, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है। अच्छा पश्चिम का लेफ्ट सुनो, ऐसे घड़ी चलती है तो राइट है, ऐसे घड़ी उल्टी चलती है तो ये लेफ्ट है। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट चल रहा है ना, तो पश्चिम का 90 डिग्री क्या हो जाएगा? देखो ये 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये सारे 45 डिग्री के हैं, तो 45 और 45 90 कहाँ की तरफ मुड़ेगा? साउथ। तो साउथ की तरफ मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा। सर साउथ की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, बताइए कहाँ की तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। अब साउथ से पूर्व की ओर 25 किलोमीटर। सर ये 15 था तो 25 इससे ज़्यादा होगा, तो ये 25 किलोमीटर आगे कहाँ की तरफ जा रहा है? पूर्व की तरफ। अंत में वह लेफ्ट मुड़कर 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखो पूर्व का लेफ्ट, तो पूर्व का लेफ्ट, उल्टी घड़ी चलो तो पूर्व का लेफ्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ की तरफ कितना चला है? सर नॉर्थ की तरफ उसने दूरी तय की है लगभग अरे भाई ये कौन है? लगभग 20। तो सर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, लगभग इसके सामने ही पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति पहुंच गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुंच गया। ये दूरी सर 25 है, ये 15 है, तो बची हुई दूरी कितनी होगी? 10 होगी ना। तो सर इसका परफेक्ट आंसर क्या है? 10 किलोमीटर। बताइए कहाँ दिक्कत है दोस्त इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन आए फिर भी तुम अगर नेवी SSR ना निकाल पाओ तो भैया ये तो तुम्हारी गलती है। बिल्कुल तुमने मक्कारी की है पढ़ने में, अगर नहीं की होती तो ऐसे क्वेश्चन तो विदिन 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत थी? चलिए नेक्स्ट। कविता अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चली। सुनो, कविता जहाँ से चलती है बेटा वो ये वाला पॉइंट था। सर दक्षिण पश्चिम ये होता है, तो कविता दक्षिण पश्चिम की तरफ। बेटा कविता किस साइड? दक्षिण पश्चिम साइड। कितना चली है? सर ये चली 15। तो कविता यहाँ से दक्षिण पश्चिम के साथ ये 15 किलोमीटर चले और उत्तर की ओर मुड़कर 12 और उत्तर की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चले। यहाँ पहुँच गई, यहाँ से चलना शुरू किया था। आ जाओ भैया। क्या अब आपको ये बताना है कि ये दूरी कितनी है, यही पूछा गया ना। देखो वह अपने घर से कितनी दूरी थी उसके प्रारंभिक बिंदु से। ये उसका घर है, ये प्रारंभिक बिंदु है। सर इसका स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है भैया 225। कितना होगा? 225। बेटा जब आपको इसका लंबाई पता था तो इन दोनों साइड की स्क्वायर निकाल लो। सर ये 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसमें से डायरेक्ट 144
42 माइनस कर दो 81, 81 को स्क्वायर से बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा 9, यानी डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 मीटर। भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, 5th क्लास में पढ़ी होगी, है ना, 5th क्लास में ऐसे पढ़ी होगी ना कि मान लीजिए अगर इसकी दूरी 15 किलोमीटर है, इसकी 12 है, तो इसकी निकालो। सर इसको ए बी लिख देना, इसको सी लिख देना, ए बी आपको पता ही है और ए सी आपको पता है, तो बी सी का स्क्वायर निकाल लेना। कैसे निकालेंगे सर, ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, करके देख लेना। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है यू एम का पिता है। देखो मैं मेल के लिए ट्राइंगल पैक करूंगा, मेल के लिए ट्राइंगल, और फीमेल के लिए मैं सर्कल यूज़ करूंगा, फीमेल के लिए मैं सर्कल। और बेटा दोनों की अगर मैरिज है, दोनों की क्या है, अगर शादी हो गई है तो डेफिनेटली ये लड़का है, ये शादी होगी और ये लड़की है। इस तरीके से बनाऊंगा, समझ जाना। यू एम का पिता है, एम का पापा कौन है, यू, तो ये हो गए एम, और एम के पापा, पापा कहाँ बनेंगे, ऊपर। हमेशा आपसे ऊंची जनरेशन के ऊंचे बनाना, नीचे जनरेशन के नीचे, तो पापा हमसे ऊंची जनरेशन के हैं। तो भाई यू एम का पिता है, जो यू है वो एम का पापा, पापा होंगे तो डेफिनेटली मेल ही होंगे। आगे लिखा है बी के की पत्नी है। अब अच्छा भी और के तो इधर है नहीं, छोड़ दो। डी के इकलौते भाई एम की माँ है, जो डी है ना वो के इकलौते भाई एम, तो के का इकलौता भाई कौन है, एम, के का इकलौता भाई कौन है, एम, तो जो डी है वो के इकलौते भाई एम, तो के इकलौते भाई एम की माँ है, कौन है माँ, डी, तो डी माँ है अगर, तो ये पापा हैं तो डेफिनेटली डी इनकी क्या होंगी, मम्मा होंगी। आगे लिखा है यू डी से कैसे संबंध है, बेटा ये भी तो छूट गया, वी के की पत्नी है, तो के की पत्नी कौन है, वी, अगर पत्नी है तो भैया ये पति होगा, तो भैया वी कौन है, पत्नी। अब पूछा क्या गया था, यू डी से, जो यू है ना ये डी से कैसे संबंधित है, भाई ये लड़की है, ये उसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो फोर्स डिफेंस एकेडमी का एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ चले जाइएगा, मैंने पूरी रीजनिंग रिकॉर्डिंग करके डाल के रखी हुई है प्रॉपर तरीके से। कोई भी आप एग्ज़ाम दे लो जहाँ रीजनिंग आती है, बैंकिंग को छोड़ देना क्योंकि कुछ बैंकिंग के टॉपिक कवर नहीं किए गए हैं वहाँ पर, बाकी सारे टॉपिक कवर की हो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, एक्चुअली में ये है क्या, सीरीज है, इसको नंबर सीरीज बोलते हैं। सर नंबर धीरे धीरे बढ़ें तो प्लस, अचानक से बढ़ें तो मल्टीप्लाई, और बहुत तेजी से बढ़ें तो स्क्वायर। तो देखो यहाँ धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और प्लस 2 24, 24 दूनी 48 और प्लस 3। अब हुआ क्या है, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3, इंटू 2 + 4 और इंटू 2 + 5। भैया इस तरीके से आगे आ जाओ, इधर क्या है, इंटू 2 + 4, इधर आ जाओ इंटू 2 + 5, तो भैया 102 दूनी कितने होते हैं, 212, 212 में 5 जोड़ दो 217। आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब। अगर आपको सीरीज मिल गई है ना तो खेल खत्म है भैया, क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे अगर आपको सीरीज पता चल गई तो। बताइए भैया इसमें क्या था, आपको नहीं लगता कि सर ये किसी ना किसी स्क्वायर या क्यूब के करीब हैं। सर 2 का क्यूब 8, 8 में 1 घटा दो 7, सर 3 का क्यूब 27, 27 में 1 घटा दो, सर इनमें से क्यूब लिखते जाना माइनस, सर ये 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब 343 -1 342। बताइए, मैं वहीं तो बोल रहा हूँ आपसे कि भैया अगर आपको सीरीज मिल गई बल्ले बल्ले है साहब, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, महाराष्ट्र अगर इंडिया में है तो बेटा टेक्सास कहाँ है, ये बता दो। टेक्सास कहाँ है, यूएसए में है। बताइए किसको नहीं पता है, ये तो एकदम सिंपल से, इसको बोला जाता है एनालॉजी, इसको वर्ड एनालॉजी बोलते हैं। अगला आ जाओ, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं तो किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। साहब नेफ्रोलॉजिस्ट ऑप्शन नंबर सी में है। सर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्पेशलिस्ट को, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन वाला जो डॉक्टर होगा वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होगा। और तो ये हड्डी वाला, ये डॉक्टर बोन्स वाला डॉक्टर है, और न्यूरोलॉजिस्ट भाई साहब ये ब्रेन वाला डॉक्टर है। बताइए कहाँ दिक्कत है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद बीमारी आंखों में होती है तो निमोनिया बेटा फेफड़ों में होती है, लंग्स में। कहाँ पर होती है, फेफड़ों में होती है। बताइए कोई दिक्कत थी, सिंपल सी चीज़ें हैं भैया। अगर ये भी नहीं तुमसे बन रहा है तो भैया पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो। आगे आ जाओ,
फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको ना मिसिंग नंबर पता करना है। अब आप एक बात समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर किसी भी चीज़ का मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले उस वैल्यू को चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमको पता ये करना है कि सर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू कौन सी आएगी, समझिए बात को। लेकिन उससे पहले आप ये पता करो ये 6 कहाँ से आया। जब अगर इन तीनों से हमें 6 पता चल गया तो इन तीनों से हम ये भी बना सकते हैं। तो सर अगर आप ध्यान से देखो 6 से ये 12 भी डिवाइड हो जाता है, 18 भी और 30 भी। तो भैया एक यहाँ पर ऐसा नंबर रखो जिसमें 36, 18 और 27 तीनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मेरे दोस्त अगर 9 को रख दूँ, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 हो जाएगा ना डिवाइड। यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी थी जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड बाय हो जाए, डिविजिबल है नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड कीजिए। समझिए मेरी बात को, सर आपको ये वाली वैल्यू पता करनी है तो ये पता करो ये 40 आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो 7 पंचे 35 और ये वैल्यू जोड़ दो, 35 और 5 40, 17 3 51, 51 में 3 जोड़ दो 54, तो 10 छक्के 60 और 6 जोड़ दो तो हो जाएंगे 66। लेकिन सर हम आपकी बात क्यों माने, हमें तो ऐसा भी करके बताओ ना, 9 चौके 36 और 4 जोड़ दो तो 40, सर 8 छक 48 और 6 जोड़ दो 54, सर 21 थी 63, 63 में 3 जोड़ दो 66। बताइए हो गया कि नहीं, अरे बताइए हो गया कि नहीं। तो ये था आपके नेवी और साथ में बाई ग्रुप के लिए जो एयरफोर्स बाई ग्रुप का एग्जाम होता है वहाँ पर। तो जो भी रीजनिंग आ रही है, जो भी बायोलॉजी आ रही है, जो भी केमिस्ट्री आ रही है, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत खंगालने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन को अपन ने निकाले हुए हैं। क्वेश्चन के लेवल तो बहुत अधिक हैं, है ना। एनडीए सीडीएस में तो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं क्वेश्चन, बट समझिए हमको जितनी ज़रूरत है हमको उतना ही खाना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था। अगर बेटा ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना है, लाइक भी करना है ताकि मुझे उत्साह मिले। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे मैं उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँगा। बिल्कुल भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। हमेशा की तरह मेरी और भी क्लासेस चलती है, वहाँ पर भी मैं आपको धीरे धीरे ये चीज़ बताऊँगा कि बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है और साथ में रीजनिंग कहाँ से कैसे कवर करनी है। ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।